अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम खान। मेरे साथ मौजूद हैं मुबशर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? सुना आप बीमार थी 2 दिन। जी, तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आप हूँ। ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बारिश बिल्कुल में ना ठीक। निकला करें, इस उम्र में हवा नहीं लगनी चाहिए। बारिश की भी हम बात करेंगे अभी आगे अच्छा। चल के कराची के मुतल्लिक। सर ये बताएं कि जब से अमेरिका और चीन के मामलात बिगड़े हैं तो पाकिस्तान जो है वो एक जंग का मरकज़ बन गया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी पर हमला किया जा रहा है, कराची में स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ, अब बलूचिस्तान में आर्मी की गाड़ियों पर 3 दफ़ा हमला हो चुका है। तो आपको क्या लगता है, भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान में अपनी प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दी है, तेज़ कर दी है? नहीं 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 नहीं, भारत बहुत पहले से कर रहा है ये सब कुछ। अमेरिका ने सिर्फ आंखें बंद की हुई हैं वो, क्योंकि भारत उसके वो जो मकासद हैं उनको पूरा कर रहा है चाइना के सामने। और वो अमेरिका खुद तो लड़ना ही नहीं चाहता, अमेरिका तो दूसरों को लड़ाएगा। वो खुद से को ठपकी देगा, मदद करेगा, को वादा करेगा, वो अपने वसाइल थोड़ी झोंकेगा उस जंग में। लेकिन अब देखें कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर एक एक्टिविटी शुरू हो गई है। मैं 2 दिन से एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देख रहा हूँ, सीक्रेट सिटी। और सीक्रेट सिटी के जब मैं छठे एपिसोड में पहुँचा तो उसमें 5वें या छठे पे तो सारा का सारा ब्लेम जो है ना वो पाकिस्तान, आईएसआई, हक्कानी ग्रुप और वो सारे का सारा उसके ऊपर आया हुआ है। और मैं हैरान हो गया कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसी अपना सीरीज़ बन रही हैं और जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का स्टांस है पाकिस्तान के बारे में और हक्कानी ग्रुप के बारे में वो दे रहे हैं कि जो टोटल अमेरिकन है। फिर उसमें वो एक ऐसा भी दिखाते हैं कि जी पाकिस्तान की एजेंसीज़ ने जो है ना उनके ड्रोन को हैक कर लिया और उससे एक ऑस्ट्रेलियन फैमिली जो है वो मारी गई उसकी वजह से। और फिर अभी मैं आगे नहीं गया, लेकिन अब लग ये रहा है कि वो शायद अमेरिकन ने हैक किया, या पहले उन्होंने चाइनीज़ को ब्लेम किया कि चाइनीज़ ने हैक किया ऑस्ट्रेलिया को जलील कराने के लिए ये वो। लेकिन जब ये सीरीज़ में, टेलीविज़न सीरीज़ में ये बातें आना शुरू हो जाती हैं ना, तो इससे आपको पता चल जाता है कि अब आप सेंटर ऑफ अटेंशन हैं, आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं। और आप स्टार ट्रेक में देखती थी फ्लिप फ़ोन होते थे, हेलो स्पार्क बीम में आप उस फ्लिप फ़ोन आ गया। आप देखते थे कि ये हो रहा है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की दौड़ हो रही है, सुपर पावर्स की लड़ाई का हो रहा है। आपने फिल्में देखी कि कोविड-19 के ऊपर फिल्में आई और अब वो हकीकत बन के सामने आ रही है। जो फिल्मों में आ रहा होता है ना, ये किसी एक प्लान का शाखसाना होता है कि उन्होंने अपनी पब्लिक को तैयार कर रहे होते हैं, माइंडसेट चेंज हो रहा होता है। तो भारत उस लॉबी का हिस्सा बन चुका है जो पाकिस्तान के खिलाफ है। भारत उस लॉबी को, मैं समझता हूँ कि उसका प्रीमियम हिस्सा है उसका। अब मुझे इसमें कोई शक नहीं। फ़र्क यह है कि अमेरिका ने आंखें बंद की हुई हैं जब तक उसके मकासद नहीं हल होते। लेकिन अब यूनाइटेड नेशन ने खुद कह दिया कि अफगानिस्तान के अंदर से भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, तो अब पाकिस्तान को भी चाहिए कि भारत को दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर करे, पर्सोना नॉन ग्राटा करे, उनकी एम्बेसी को बंद करे और ख़त्म करे इस पक पक को रोज़ रोज़ की डिप्लोमेसी के। ये कैसी डिप्लोमेसी है कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम? हमें नहीं चाहिए कोई इंडिया से इस मामले में ताल्लुकात। सर ये बताएं कि वफाकी हुकूमत ने शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक जो है शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ बाकायदा तहकीकात का आगाज़ शुरू कर दिया है, तो इसका फ्यूचर क्या लगता है आपको? बहुत मुश्किल लगता है। इसको इतना डिले इसलिए करवा लिया है कि उन्होंने अपने कल पुर्जे ठीक कर लिए हैं और उन्होंने अपनी स्टोर्स को खाली कर लिया है और वहाँ से चीनी मुंतकिल हो गई है, वो जो होर्डिंग वगैरह की हुई थी। अब क्या होना, और सबसे ज़्यादा किस पे ब्लेम आएगा? उस्मान बुज़दार पे। साइन किसने किया था, सैंक्शन किसने किया था? उस्मान बुज़दार ने। साइन और सैंक्शन किसने किया था? ईईसी ने। रज़ाक दाऊद का नाम आएगा उसमें, औरों का नाम आएंगे। तो या इन सारों को फाइल लगाए या फिर उनको सज़ा दे। ये तो नहीं हो सकता ना कि आपने उठा के एक जहांगीर तरीन को सज़ा दे दी या मरियम खान को या मुबशर लुकमान को, और जिन्होंने साइन किया वो फिर बच जाएं। तो इसलिए मुझे अभी भी बड़ा डाउट है कि इनके खिलाफ वाकई कुछ होगा कि सिर्फ ये सोशल मीडिया की हद तक रहेगा। चलें देखते हैं। सलमान फारूक अगवा केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बहुत ही बड़ा डिसीजन दिया है। उन्होंने शहरियों की हिफाजत में नाकामी पर आईजी इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दफा को मुलाजमतों से बर्खास्त कर दिया है और साथ साथ जो है उन्होंने 20-20 लाख का जुर्माना भी किया है। तो इसका आपको लगता है कि असर होगा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होगी इस फैसले से? देखिए, ये इसका जवाब मैंने बहुत अदब और एहतराम से देना है। मैं अदालतों का बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ, ये मेरी आप समझें कि एक एजुकेशन का हिस्सा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, आई एम विलिंग टू लर्न, कि जब अदालतें एग्जेक्टिव की जगह फैसले करने शुरू हो जाती हैं तो उससे एग्जेक्टिव बाकायदा नाकारा हो जाती है।
हम ये चाहते हैं या समझते हैं कि अदालतें जो हैं जब वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एग्जीक्यूटिव को पाबंद करती हैं लोगों के लिए, तो वो एक जायज़ बात है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन अब किसका तबादला होना है, किसका तबादला नहीं होना, या किसको निकालना है या नहीं निकालना, आई पर्सनली थिंक कि शायद इसके ऊपर डिबेट हो सकती है। बट क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ और मैं कानूनदान नहीं हूँ, तो मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इसके ऊपर डिबेट करूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इससे हुकूमतों की कारकर्दगी जो है वो मज़ीद ख़राब होने की गुंजाइश ज़्यादा मौजूद होती है, क्योंकि फिर जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं या पुलिस वाले वो वहाँ पे पोस्टिंग ही नहीं लेंगे। जब पोस्टिंग नहीं लेंगे तो वो डिलीवर नहीं कर सकेंगे और हो नहीं सकेगा। ऑर्डर्स नहीं लोगों के पास होंगे। लोग कहेंगे दहशतगर्द आ गया, वो कहेंगे इसके ऊपर गोली मारो, कहेंगे नहीं हमें रिटर्न ऑर्डर दो, कल को हमसे पूछा जाएगा। तो ये इसका एक बड़ा चेन रिएक्शन भी होता है। सो आई होप अदालत ने इन सारी चीज़ों को देखा होगा, फिर ही कुछ किया होगा। क्योंकि मैं इस केस को जानता नहीं हूँ, तो मैं उस केस के ऊपर मैं नहीं बात कर सकता। मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ। हम बारिश की बात कर रहे थे, तो कराची में कल मूसलाधार बारिश हुई है और पानी हर जगह खड़ा हो गया और बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई हैं, हलाकतें भी हुई हैं। तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्योंकि आज जो है कराची के जो मेयर हैं वसीम अख्तर, उन्होंने कहा है कि मेरे पास तो ना कचरा उठाने और ठिकाना लगाने की भी इख्तियारात नहीं है। तो फिर कौन ज़िम्मेदार है कराची का? मरियम भुट्टो जिंदा है? जी, अभी तक तो हम यही सुनते हैं, है ना जी। तो पर ठीक है, फिर मरने दे सारों को। अगर भुट्टो जिंदा है और अल्ताफ़ हुसैन की आग जिंदा है तो फिर मरने दे सारों को। अगर वसीम अख्तर जैसे मेयर, वो 2.5 साल से तो मैं यही सुन रहा हूँ कि मेरे पास इख्तियारात थी, तो भाई छोड़ दो तुम। तुम्हें किसी ने बंदूक की गोली यहाँ पे रख के कहा था कि तुम मेयर बनो और तुम कोई काम ना करो और जलील हो लोगों के हाथों? नहीं, खा रहे हैं दोनों हाथों से। सिंध गवर्नमेंट अलग खा रही है, लोकल गवर्नमेंट अलग खा रही है, वफाक को ब्लेम करी जा रही हैं खा खा के। और अब लोगों को पता चलना चाहिए। अच्छा है कि लोगों को अब एक्सपोज हो रहे हैं। पिछले साल जब अली जैदी ने कहा था कि मैं कूड़ा सफाई करता हूं, तो उस पर सारों ने कितना मजाक उड़ाया था। मुझे नहीं पता कि वो मुहिम अच्छी थी या बुरी थी, लेकिन एटलीस्ट किसी ने ओन तो किया ना कराची को। ये तो है ना, ये तो वो भी नहीं कर रहे, ये तो वो भी नहीं कर रहे। अब वसाइली की बात होनी है। मैं आपको बताऊं, आज आप 6 महीने के लिए मुस्तफ़ा कमाल को कराची का मेयर लगा दें इन्हीं वसाइल के साथ और देखें काम कैसे होता है। मैं 100% गारंटी कर रहा हूं आपको। यार, लोगों की तकलीफ जो है ना, वो मैं इसलिए इतने सख्त अल्फाज में बात कर रहा हूँ कि लोगों की तकलीफ नहीं देखी जा रही। मैं कल सईद गनी की फुटेज टीवी पे देख रहा था और मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक तरफ फुटेज चल रही थी कि कराची में लोग किन मसाइल का शिकार है, दूसरी तरफ वो आसिफ अली जरदारी के लिए केक काट रहे हैं और खा रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं। भाई अल्लाह ताला जरदारी साहब को लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह हर एक को दे सेहत वाली ज़िंदगी दे। मैं किसी के लिए बदुआ तो नहीं मैं कर सकता, लेकिन वो जो साथ अपना तड़प रहे हैं लोग, यार इन जिंदगियों का हमें क्या फ़ायदा जब वहाँ पे लोग ज़िंदगी की बाजी हार रहे हैं। और अभी जब ये पानी उतरेगा मरियम, तो असल मसला होना है जी। बीमारियां कितनी फैलनी है। वो कुछ बीमारियां तो सियासी हैं वहाँ पे, दो टांगों वाले बहुत से जरासीम है वहाँ पे। लेकिन जब वो पानी उतरेगा तो उसके बाद क्या क्या होना है। मेरे जहाँ अहले कराची से, अच्छा दूसरा अहले कराची के साथ एक और बड़ी ज्यादती हो गई कि उन्होंने इस बार इलेक्शंस में पीटीआई को भरपूर अंदाज में वोट दिया। वो हर एक के लिए सरप्राइजिंग था। मेरा ख्याल है खुद पीटीआई को नहीं यकीन था कि उनको इतना वोट मिल जाएगा वहाँ से। मेरे लिए तो था सरप्राइजिंग। मेरे ख्याल में तो कुछ और जमातें ज़्यादा वोट ले रही थी, लेकिन बहरहाल पीटीआई ने ले लिया। लेकिन उसके बावजूद पीटीआई जो है वो भी, उसने भी अपना काम सही नहीं किया। वो कम से कम अगर एक वर्किंग रिलेशनशिप रखती वहाँ की पार्टियों से, तो कम से कम अवाम के मसाइल तो हल होते हैं ना। सिर्फ हम ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं। सियासत इसके अलावा क्या रह गई है? इसका बयान आया, उसका जवाबी बयान आ गया, उसका बयान आ गया, मेरा जवाबी बयान आ गया। यार ये कोई पॉलिटिक्स है खुदा के लिए? यू शुड बी आंसरेबल टू पीपल। एक लाइन चल रही है कराची के हवाले से कि कराची सबका, कराची का कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से ये समझ कर देता है। एक्चुअली मैंने जो मुस्तफ़ा कमाल का नाम लिया, लोग मुस्तफ़ा कमाल से इंतहाई सियासी इख्तलाफ तो रख सकते हैं, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा ना कि मुस्तफ़ा कमाल ने कराची का बेटा होने का हक अदा किया। और लाहौर और कराची में एक फ़र्क ज़रूर था जो बुज़दार साहब ने दूर कर दिया कि जो भी यहाँ पे वज़ीर आला आता था, जिस मर्ज़ी इलाके का होता था, वो लाहौर का ज़रूर ख्याल रखता था। उस्मान बुज़दार साहब जो है वो, अल्लाह उनको भी ज़िंदगी ही दे दे, मैं क्या कहूँ, मैं उनके लिए भी दुआई कर सकता हूँ। लेकिन कराची को वाकई किसी ने ओन नहीं किया।
एक आदमी ने ओन किया, उसने 4 साल में सारा फर्क दिखा दिया। कॉरिडोर 1, कॉरिडोर 2, ये वो, पुल, चुरंगी, कचरा, कूड़ा, सफाई, पानी, टैंकर माफिया से निजात, सब कुछ उसने करके दिखा दिया। इसका मतलब है डूएबल है ना, अनगवर्नेबल तो नहीं है ना। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।